दूसरी एपिसोड इस कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नजर अयान ने उस दूधिया रंगत पर डाली। बिलाशबा इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेहद हसीन थी और उस हालत में उसके सामने थी। अगर अयान की जगह कोई और शख्स होता तो बेकाबू होकर उस पर टूट पड़ता, लेकिन वो तो उस लड़की से बदला लेना चाहता था। वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और उसकी गर्दन को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ रहा था, यहाँ तक कि उससे सांस लेना भी दोहबर हो गया। वो सांस ना लेने की वजह से हाँप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। इससे पहले कि वो रहम की भीख मांगती, अयान ने लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो दोहरी अजीज से दो चार हो रही थी जब एक ही झटके से अयान ने उसकी शर्ट को खींचकर अलग किया था। उसके लबों पर लब लगा चुका था, चाह कर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब अयान ने अपनी शिद्दतें उस पर लुटानी शुरू कर दी, एक पल को वो ये भी भूल चुका था कि वो बदला लेने के लिए उस लड़की के करीब आया है। इस पर जुनून सवार हो चुका था। हर एक चीज को भूलकर उसके साथ हदूद पार करता चला गया। तकलीफ और अजियत क्या होती है, वो सब कुछ उस वक्त मारिया महसूस कर रही थी। वो चीखना चाहती थी, चलाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन उसकी हिचकियां उसके हलक में ही दम तोड़ रही थी। पूरा वजूद कांप रहा था। लेकिन अयान जैसा भरपूर मर्द जो उम्र में उससे 12 साल बड़ा था, उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता जा रहा था। जब तक उसका जीना भरा, वो उसके वजूद को अपनी शिद्दतों का निशाना बनाता रहा। मारिया की गर्दन पर काटे जाने के कई निशान थे। उसके कांधों पर सुर्ख निशान साफ नजर आ रहे थे कि उसे किसी मर्द ने बड़ी फुर्सत से अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी शिद्दतें उसके वजूद पर लुटाई हैं। जब उसे अजियतों से दो चार कर चुका था, एक झटके से उसे गुस्से से जुदा किया था। मारिया की हालत यूं थी जैसे उसके जिस्म में जान ही बाकी ना रही। वो फर्श पर गिरी, आंखें मूंदे बेहाल हो चुकी थी। हकारत भरी नजर उसने उस पर डाली, जिसके मुंह से जो अल्फाज उसने उस रोज सुने थे वो उसे मजीद गुस्सा करने पर मजबूर कर रहे थे। अयान ने उसे उस हालत में तड़पता देखा तो जहन में वही अल्फाज फिर से गूंजने लगे जो उसने सुने थे। जब मारिया कह रही थी कि सर तो मुंह का ढूंढते हैं, मुझे टच करने का, जब भी इस स्टाफ रूम में जाओ मुझे अपनी बाहों में भरकर कितनी ही बार मेरे साथ हदूद से गुजरने का सोच चुके हैं। ये तो मैं हूँ जो उनको दूर रखे हुई हूँ, वरना वो तो मेरे साथ पैसे देकर भी ये सब कुछ करने को तैयार थे। ये अल्फाज सुनकर ही अयान को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। उस इसी हाल छोड़कर उसका स्कार्फ और शर्ट उसके वजूद पर फेंक चुका था और एक जानिब को थूकर कहने लगा, यह है तुम्हारी असल औकात। तुमने मुझे बदनाम किया था ना, अब खुद को देख लो किस हालत में पहुंच चुकी हो। ये याद रखना, जब एक शरीफ इंसान बदला लेने पर आए तो वो किस हद तक जा सकता है। आइंदा की बात तुम किसी शरीफ शख्स पर इल्जाम लगाने के काबिल नहीं रही होगी। ये कहकर वहां से बाहर आ चुका था। कितनी ही देर तक वो जिंदा लाश बनी वहां पड़ी रही। कुछ ही देर पहले जो कुछ उसके साथ हुआ वो अभी तक अपनी आंखों के सामने मंजर को चलते हुए महसूस कर रही थी। रोते हुए उसने अपने आप को ठीक किया। उसे ये पेपर हर हाल में देने थे। रह रहकर उसे वो वक्त याद आ रहा था जब स्कूल में हर टीचर और सर के साथ हंसती मुस्कुराती शौक अंदाज में बातें किया करती थी। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भी उसने भी बहुत बार मजाक किया था, लेकिन हर कोई ना जाने क्या देखकर उसे नजरअंदाज कर दिया करता। किसी ने भी उसके साथ ये हरकत नहीं की जो सर अयान कर चुके थे। वो रो रही थी, उठकर घसीटते हुए कदमों के साथ चुप। जब उसने कमरे के बाहर कदम रखना चाहा तो उसकी नजर सामने के बोर्ड में लगे हुए कांच पर पड़ी। अपना अक्स देखकर उसे खुद से सही मायनों में घिन और नफरत महसूस हो रही थी। वो अपने दोनों हाथों से अपना मुंह नोच चुकी थी। खुद को ही गाली देकर कहने लगी, यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ, यही असल औकात है तुम्हारी। जो तुम्हें सरयां दिखा कर गए थे, तुम इसी काबिल थी। तुम अपनी असलियत भूलकर खुद को बड़ा उठाकर लोगों के सामने पेश करती थी। यही होना चाहिए था मारिया, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। वो रोते हुए दोबारा कमरा इम्तिहान में गई। वो कमरा इम्तिहान में दाखिल हुई। हर कोई सर उठाकर उसे देख रहा था। वो शौक अंदाज और मुस्कुराहट उसके चेहरे से शायद हमेशा हमेशा के लिए अब गायब हो चुकी थी। आज से पहले किसी ने भी इसे इस कदर संजीदा नहीं देखा था। उसने लरजते हुए हाथों के साथ पेपर हल किया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और पेपर को भिगो रहे थे। उसके साथ बैठी उसकी सहेलियों ने पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तुम्हें क्या कहा तुमसे सर अयान ने, बताओ, लेकिन वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाई। बस खामोशी से पेपर हल करने के बाद वो वहां से बाहर निकल गई थी। खुद को घसीटने के अंदाज में वो अपने घर पहुंची थी। जैसे ही घर में कदम रखा तो अंधेरा फैल चुका था। उसकी माँ उस वक्त सेहन में लकड़ियां जलाए हंडियां चढ़ा चुकी थी। पूरे घर में धुआं फैल रहा था।
जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो खुद भी खांसते हुए कहने लगी, बेटा आ गई पेपर देकर, कैसा हुआ पेपर? ऐसा करो जल्दी से कमरे में चली जाओ और दरवाजा बंद कर लो। एक तो कल रात बारिश में लकड़ियां बाहर ही पड़ी रह गई। तुम्हारे अब्बा को कहा भी कि जाओ जाकर खुश्क लकड़ियां ला दो, मगर कहता है कि अगर उन पैसे से खुश्क लकड़ियां ले आया तो सब्जी के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब देख लो ये पूरा घर दूहे में डूबा पड़ा है। वो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मारिया ने यह सोचकर शुक्र अदा किया कि धुएं में माँ उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसके गाल पर, उसकी गर्दन पर मौजूद वो निशान। वो चुपचाप अपने कमरे में गई थी, बेड पर औंधे मुंह लेट गई। अगले रोज उसे छुट्टी थी, बगैर खाए वो यूं ही औंधे मुंह लेटी रही। सबके सामने खुद को अमीर साबित करने वाली मारिया असगर एक आम से ड्राइवर की बेटी थी, जो बड़े बड़े महलों के ख्वाब देखती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली, मगर अब तक उसका सिर्फ एक ही शौक पूरा हुआ था और वो बड़ी गाड़ियों में घूमने का था। चूंकि असगर साहब एक बंगले में बतौर ड्राइवर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते थे, साथ ही उसकी माँ भी इस बंगले में झाड़ू पोछा किया करती थी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो भी कमाते वो घर के खर्च के साथ साथ अपनी बेटी की पढ़ाई पर भी लगा रहे थे। मारिया को पढ़ने का बेहद शौक था। अपने माँ बाप को ये पहले ही कह चुकी थी कि फिक्र मत करें, देखिएगा आपकी बेटी कैसे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगी। बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े ऑफिस में बैठकर काम किया करेगी और लोग मेरे माँ बाप को सलूट किया करेंगे। मारिया जब ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती तो उसके माँ बाप भी दिल ही दिल में उसकी दुआओं की कबूलियत के लिए खुदा के हुजूर दुआ करने लगते, मगर उन्हें कहाँ खबर थी कि उनकी बेटी आज किस नौबत को पहुंच चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अपने मजाक और शौक मिजाजी की वजह से वो पहले तो घुटनों पर सर रखे कितनी ही देर रोती रही। उसने क्या इस कदर सर अयान को तंग किया था कि वह इस हद तक गिर सकते थे। जैसे जैसे उसका दिमाग ठंडा हुआ वो सोचने लगी। जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे एक बार फिर अपनी गर्दन पर अयान का लम्स महसूस हुआ। जब वो उसके कान के करीब आकर कह रहा था, क्या कहा था मैंने तुम्हें? गंदी नजरों से देखा, तुम्हें टच किया, मुझे बदनाम करना चाहती थी तुम। आज मैं तुम्हें किसी शरीफ के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज बार बार उसके जहन में गूंज रहे थे। वो भले ही आज तक टीचरों को तंग करती आई थी, लेकिन उसने कभी भी इस अंदाज में किसी से बात नहीं की थी, ना ही सर अयान को बदनाम करने की कोशिश की थी। वो कैसी बातें कर रहे थे, दिल ही दिल में सोच कर मारिया को अपने वजूद से घिन आ रही थी, बल्कि सर अयान से नफरत महसूस हो रही थी, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वही अयान जब अपने घर गया तो काफी पुरसकून दिखाई दे रहा था। जल्दी फारिग होकर अपनी माँ और बहन के साथ आज वो मुद्दतों बाद रात का खाना मिलकर खा रहा था। सामने उसकी बहन बैठी मुस्कुराकर अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही थी और वो उसे मुस्कुराता देखकर न जाने क्यों अयान एक ठंडी सांस खारिज कर गया। बेसाख्ता उसके जहन में मारिया की तस्वीर बन गई। क्या वो भी इस वक्त यूं ही अपनी फैमिली के साथ बैठकर हंस रही होगी? ये सोच जब अयान के दिल में आई तो वो अगले पल माथे पर बल डाल चुका था। सोचने लगा वो इसी काबिल थी, उस जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए जो किसी शरीफ खानदान की लगती ही नहीं। बेहया कहीं की खाना खाकर कुछ देर अपनी माँ और बहन के साथ बैठने के बाद वो कमरे में जा चुका था, लेकिन वो सारी रात उसकी करवटें बदलते गुजर गई। अगले 2 रोज ऐसे ही बेचैनी से गुजरे। तीसरे रोज वो एक बार फिर हॉल में ड्यूटी देने आया। जब कमरे में आया तो मारिया वहीं पर आई थी, बिल्कुल खामोश, सर झुकाए चुपचाप। वो अपनी सीट पर बैठी थी। वहां पर उस स्कूल की बाकी लड़कियां भी मौजूद थी। एक लड़की जिसका नाम फरजाना था, उसने सर को अपने करीब राउंड लगाते देखा तो अगले पल हंस कर कहने लगी, सर कौन सी सजा दी है आपने मारिया को? जब से आप इसे बाजू से खींचकर बाहर लेकर गए हैं उस दिन के बाद से तो इसको जैसे चुप लग गई, वरना इतने सालों में गुज़श्ता 10 सालों से हम इस लड़की को झेलते आ रहे हैं, लेकिन ये लड़की तो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। साथ ही साथ फासले पर बैठी हुई मारिया के तो हाथ पांव नीले पड़ने लगे। जब अयान ने भी कहा, ऐसे सबक याद करवाया है कि अगले आने वाले 10 सालों में भी नहीं भूलेगी। दोबारा किसी का तमाशा बनाने से पहले 10 बार सोचेगी। उसके हाथ एक बार फिर लरस रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने पेपर हल किया था। सर अयान के तो वजूद से भी उसे खौफ आ रहा था। वही लड़की एक तंजिया नजर उस पर डालने के बाद हंसी थी। न जाने क्यों उसे मारिया की इस हालत में देखकर काफी खुशी महसूस हो रही थी। जल्द ही सारे बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके थे और आखिरी बाहर तमाम लड़के लड़कियों को एक बार फिर स्कूल में आना था, लेकिन मारिया नहीं गई थी। जब से 10वीं क्लास में आई थी उसने इस तकरीब का बड़ा प्लान बना रखा था कि टीचर को यूं तंग करना है, सब टीचर को उनकी आदात बताकर स्टेज पर ड्रामा पेश करना है। वो अच्छा खासा प्लान कर चुकी थी, लेकिन आज ये स्कूल बिल्कुल बेरौनक था। 10वीं क्लास के लड़के लड़कियां सभी मौजूद थे, मगर उनमें मारिया नहीं थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी कह दिया
दिया कि मारिया कहाँ है। मारिया के बगैर तो ये महफिल बिल्कुल बेरौनक लग रही है। यहाँ तक कि मारिया को कॉल भी की गई, लेकिन वो अपना नंबर बंद कर चुकी थी। न जाने क्यों, मगर उस रोज अयान को बार बार वो वक्त याद आया था। अंदर ही अंदर उसे पछतावा हो रहा था। वो खुद से ही सवाल करने लगा कि उसने उसकी गलती से बढ़कर सजा तो नहीं देती, उसे डांट कर भी तो समझा सकता था, या फिर उसके माँ बाप को बुलाता। उसका बाप भाई तो लाजमी होगा, उसे बुलाकर उसकी असल हकीकत बताता। वो दिलो दिमाग की जंग में वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होकर रह चुका था। तभी अयान को उसका एक अजीज दोस्त कह रहा था कि इन दिनों तो वैसे भी स्कूल में छुट्टियां हो चुकी है, अगर तुम चाहो तो सेठ साहब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर को ढूंढ रहे हैं, तनख्वाह भी अच्छी थी। जैसे ही अयान ने ये सुना तो सब कुछ भूल भाल कर कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी वहाँ बात चला दो। वैसे भी इन दिनों मुझे पैसों की अच्छी ज़रूरत है। जानते तो हो हमारे घर के हालात, अम्मा की दवाइयाँ दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, आए रोज़ कोई ना कोई टेस्ट होता रहता है, फिर बहन की जिम्मेदारी। सोच रहा हूँ कि खुद से पहले अपनी बहन की शादी कर दूँ। अगले रोज़ ही वो अपने दोस्त के साथ सेठ साहब के घर पहुँच चुका था। घर नहीं, बिल्कुल महल था। जब उसने एक नज़र उस घर पर डाली तो जैसे सताइशी नज़रों से उस बंगले नुमा घर को देखता ही रह गया और एक ठंडी सांस खारिज करके रह गया। बेशक मेरा अल्लाह किसी को रिस्क देकर आजमाता है तो किसी को इससे महरूम करके पल पल ख्वाहिशों से तरसाता है। बेशक वो ज़ात तो बेहतरीन अता करने वाली है। न जाने क्यों, मगर उससे अंदर ही अंदर कुछ ऐसी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। फजर की नमाज पढ़ने वाला अयान मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो पाया था। उसे खौफ आता था बिलाशबा उसने एक लड़की के साथ गुस्से और इंतकाम की आड़ में बहुत कुछ गलत कर दिया था। वो उस सोच में गुम सेठ साहब के सामने हाजिर हुआ, जो इंतहाई खुश इखलाक शख्स थे। उन्होंने अपने बच्चों से मिलवाया, जो कि 9th क्लास के तुलबा इल्म थे। तनख्वाह भी वो स्कूल के मुकाबले में सिर्फ 2 घंटे उन्हें पढ़ाने पर अच्छी खासी दे रहे थे। यूं सेठ साहब ने अयान से कहा, आपको फिक्र करनी नहीं चाहिए, मेरा ड्राइवर रोज आपको आपके घर से लेकर आया करेगा और आपको छोड़ भी आएगा। अयान खुश हो चुका था। कुछ देर वहां पर बैठने के बाद उसने बच्चों को पढ़ाया, अभी ड्राइवर के साथ घर की तरफ चल दिया। एक रोज जब अयान ड्राइवर के साथ गाड़ी में आ रहा था, तभी ड्राइवर के फोन पर कॉल आने लगी। हेलो, हाँ बेटा, क्या हो गया, सब खैर तो है। अरे बेटा, रो क्यों रही हो, तुम्हारी अम्मा को क्या हो गया बताओ। गाड़ी को ब्रेक लग चुकी थी। ड्राइवर की बात सुनकर अयान भी चौंक गया था। उसे तो ये पता था कि ड्राइवर के साथ आते जाते हुए वो उसके साथ बातचीत भी करता था। उसे अपने जैसे मिडिल क्लास लोग बेहद पसंद थे। उसे यूं परेशान देखकर कहने लगा, क्या हुआ अंकल, सब खैर तो है। वो कहने लगा, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं गाड़ी को अपने घर की तरफ मोड़ लूं, मेरा घर यहीं पास में है। मेरी बीवी बेहोश हो चुकी है, मेरी बेटी बहुत रो रही है, पता नहीं क्या हो गया उसे। अयान ने फौरन उन्हें गाड़ी अपने घर की तरफ ले जाने का कहा। परेशानी तो हो चुकी थी, गाड़ी एक बहुत सीधा से घर के बाहर आकर रुकी तो उसका दरवाजा भी जंग आलूदा था। फौरन ड्राइवर उतरकर घर के अंदर गया। वो गाड़ी में ही बैठा परेशान हाल उसे देख रहा था। जब घर का दरवाजा खोला, उस ड्राइवर और एक नौजवान लड़की ने एक औरत को थाम कर बाहर लाए। फौरन उस औरत को फ्रंट सीट पर साथ बिठाया। अयान की नजरें तो उस औरत पर रुकी हुई थी जो गहरे सांस ले रही थी, मगर जैसे ही उसकी नजर रोती हुई आवाज पर पड़ी तो कान में एक बार वही सिसकियां गूंज गई जो मारिया की थी। करंट खाकर उसने सामने देखा, आम से लिबास में मलबूस मारिया ने रो रो कर अपनी आंखें सुर्ख कर ली थी। वो रोते हुए कह रही थी, अब अम्मी को कुछ नहीं होगा ना, मैं आपके साथ चलूं, पता नहीं क्या हो गया अम्मा को, मुझे डर लग रहा है। उसकी नजरें तो मारिया के चेहरे पर ही मरकूज रह चुकी थी। जब मारिया का बाप कहने लगा, बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ को अभी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगी। मारिया को वो घर छोड़ चुके थे। जब मारिया ने पीछे देखा सर अयान को बैठे तो उसकी भी आंखें वहीं पर पथरा चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सर अयान को कभी वो अपने सामने देख सकेगी, वो भी अपने ही बाप के साथ। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी जो अयान से भी ढकी छुपी ना रह सकी। गाड़ी फौरन गलियों से निकलकर अस्पताल की तरफ रवाना हो चुकी थी। जब उसने अस्कर साहब को देखा और कहा कि आप अस्पताल चलिए, मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरा वहां पर अस्पताल में जाने वाला एक दोस्त है, आपकी बीवी का चेकअप जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी अस्पताल पहुंच चुके थे। इलाज भी जल्दी शुरू कर दिया गया था। गर्मी की वजह से सांस की जगड़न थी जो बेहोशी का बायस बनी थी। कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। असगर ने अयान का शुक्रिया अदा किया तो अगले पल उसका हाथ पकड़ कर रह गया। फिर थके हुए अल्फाज में कहने लगा, आपके बच्चे कितने हैं। फौरन अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करके असगर कहने लगा कि बेटा तुमसे क्या छुपाना,
अल्लाह ताला ने एक ही बेटी अता की जो मुझे मेरी जान से बढ़कर अजीज है। लाड प्यार बहुत दिया है, आज तक उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। सीने से लगाकर पाला है अपनी बच्ची को। उसका पढ़ने का बहुत शौक है। फिर मैंने साहब से बात की तो उन्होंने भी कहा जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं तुम भी अपनी बच्ची को वहीं पढ़ाओ। तो स्कूल के प्रिंसिपल सभी जानते हैं कि ये मेरी बच्ची थी, होनहार भी बहुत है, पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाना चाहती है। मैं और मेरी बीवी तो सारा दिन मेहनत इसके लिए ही करते हैं कि बस मेरी बच्ची पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और हमारा नाम रोशन करे। और अयान चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी बेटी के साथ क्या कर चुका है तो शायद वो तो मारे सदमे की ही यहाँ पर अपना दम तोड़ देते। अयान उनसे अलविदा कहकर वहां से चला तो आया, मगर उसका रुख अपने घर की तरफ नहीं था बल्कि असगर के घर की तरफ था। वो घर में अकेली बैठी हाथ में तस्बीह लिए अपनी माँ के लिए दुआ कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। घबराते हुए उसने बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया था, यही समझी कि शायद दरवाजे पर अब्बा ही होंगे। मगर सामने अयान को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। उसकी आंखों की पतलियां जैसे फिरने लगी। जल्दी से उसने दरवाजा बंद करना चाहा, मगर अयान अंदर आ चुका था। कहने लगा, खबरदार कोई ड्रामा मत लगाना। वो सहम कर दूर हटी, रोते हुए कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? आप कितना बर्बाद करेंगे मुझे? क्या मन नहीं भरा मुझे नोच नोच कर खाने के बाद आपका? अब क्या मेरे बाप के सामने मुझे रुस्वा करना चाहते हैं? अयान ने उसके लबों से ये सुना तो वो भी पथरा चुका था। कहने लगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप कितने नेक है, शरीफ है, दोनों तुम्हारी पढ़ाई की खातिर दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और तुम स्कूल में ये बताती फिरती हो कि तुम कोई अमीर कबीर बाप की बेटी हो। अपना नखरीला अंदाज देखा है तुमने। अगर तुम्हारे बाप को पता चल जाए कि तुम्हारी हकीकत क्या है तो जानती हो वो जीते जी मर जाएंगे। अयान की बात पर वो फौरन तड़प उठी थी। कहने लगी, मैंने कब कहा कि मैं अमीर बाप की बेटी हूँ? मैंने आपसे कब कहा कि मेरा बाप अमीर है? बताइए मुझे स्कूल का वो बच्चा बताएं जिसने ये कहा हो। चले यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। एक बार फिर मैं आपको अपने साथ खेलने नहीं दूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्कीन की खातिर। आपने मेरा इस्तेमाल किया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। गिरे हुए इंसान हैं आप। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि खुदा हर लड़की को आप जैसे शख्स के शर से महफूज रखे। वो धक्के मारकर अयान को घर से निकाल चुकी थी और अयान वो वापस घर चला आया था। अगली रोज जब वो सेठ साहब के बच्चों को पढ़ाने के लिए गया तो वहां पर उसकी मुलाकात असगर साहब से हुई थी। बार बार जहन में मारिया का रोता चेहरा और वो अंदाज घूम रहा था। वो मारिया की आवाज थी, वो खुद से ही हम कलाम हुआ था। कुछ अर्से बाद मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका था जब ये खबर सामने आई कि बाकी सब तो पास हो चुके हैं, मगर एक स्टूडेंट है फरजाना जो कि फेल हो चुकी है, और उसके साथ मौजूदा वो लड़की और एक लड़का भी फेल हुआ था। एक बार जब अयान पढ़ा रहा था तो उसी लड़की की आवाज आई जो अयान की आवाज निकाल कर बात कर रही थी। अयान को अपनी हूबहू आवाज सुनकर हैरत हुई। पलट कर उसने देखा और कहने लगा, कौन है, किसने अभी ये आवाज निकाली? क्लास के बच्चे जो पहले ही उस लड़की से तंग थे कहने लगे, सर ये फरजाना है, ना खुद पढ़ती है और ना हमें पढ़ने देती है। ये तो हर टीचर और हर स्टूडेंट की आवाज निकाल लेती है। अयान के सर पर तो जैसे धमाका हुआ। कई लम्हात उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। उसने किताब वहीं रखकर उस लड़की को अपने सामने बुलाया, फिर कहने लगा, मेरी आवाज निकालो। उसने हिचकिचाते हुए सर की आवाज निकाली थी। उसके बाद वो धीरे धीरे बाकी सब की आवाजें भी उससे निकलवाने लगा। आखिरी उसने मारिया का नाम लिया था कि तुम मारिया की आवाज निकाल सकती हो। उसने सवालिया नजरों से सर को देखा। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, अयान एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। पूरी क्लास के सामने वो चीख चीख कर पूछ रहा था, मुझे सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। वो रो रही थी, माफी मांग रही थी, मगर अयान पूरी कहानी समझ चुका था। उसे अलग स्टाफ रूम में लेके और वहां पर ये सवाल किया तो खौफ कि वो सब कुछ बताने पर मजबूर हो गई। उसके साथ मौजूद लड़का भी अयान के हाथ लगा तो वो रोते हुए भी सब कुछ बता चुका था कि शुरू से ही मारिया से जेलस होती आई है। यही वजह है कि इसने ये सब कुछ किया ताकि मारिया को सबकी नजरों में गिरा सके और खासकर आपकी नजरों में गिराकर इसे स्कूल से निकलवा सके। अयान के तो सर पर जैसे बम फूट चुका था। ये उसने क्या कर दिया था? अगले ही पल उसने जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। बिलाशबा वो अमीर कबीर बाप की बेटी थी, मगर उसे स्कूल से निकलवा दिया गया था। 4 साल तक कहीं भी अब आगे पढ़ नहीं सकती थी। और अयान थके हारे कदमों से घर लौटा। आंखों से आंसू थे जो मुसलसल बह रहे थे कि उसने एक मासूम बेकसूर लड़की को उस गलती की सजा दी थी जो उसने की ही नहीं थी। वो फूट फूट कर रोते हुए सब कुछ ठीक करना चाहता था। अगले ही रोज उसने अपनी माँ को ये फैसला सुनाया कि वो अब शादी करना चाहता है। उसकी माँ कहने लगी, अच्छा मैं तो
ये खबर सुनने को तरस चुकी थी। कल ही जाकर मैं तेरी खाला से कहती हूँ। मगर वो कहने लगा कि नहीं, मैं मारिया से शादी करूंगा। उसने जो कुछ किया था वो रोते हुए अपनी माँ को बता गया, जिसे सुनने के बाद उसका हाथ भी सीधा अपने सीने पर गया था। कहने लगी, बेटा ये क्या कर दिया तुमने? बेहतर यही है कि वो लड़की हमारी बहू बने। अगले रोज वो रिश्ता लेकर उनके यहाँ पहुंच चुके थे। जब इतने अच्छे बाइखलाक लड़के का रिश्ता असगर साहब ने अपनी बेटी के लिए देखा तो वो खुश थे, लेकिन कहने लगे कि बेटा तुम उम्र में मेरी बच्चे से काफी बड़े हो और मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करूंगा। जब मारिया को पता चला कि अयान सर का रिश्ता आया है तो वो इनकार कर चुकी थी। कहने लगी कि नहीं, मैं कभी भी इससे शादी नहीं करूंगी। वो किसी भी तौर से अयान से मिलना नहीं चाहती थी। ये अयान की माँ थी जिसने अकेले कमरे में ले जाकर उससे बात करते हुए उसे समझाया, अयान का पैगाम दिया था, जिसे सुनने के बाद वो पहले से भी ज्यादा टूट कर बिखर चुकी थी। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। कहने लगी, मुझे तो लगा था शायद मेरा उनसे ये मजाक करना उन्हें मुझसे बदला लेने पर मजबूर कर गया, लेकिन अब जब यह हकीकत सामने आई तो मैं मरकर भी इनसे शादी नहीं करूंगी। ये कहते हुए अपना रुख मोड़ चुकी थी। अयान की माँ कमरे से बाहर निकल आई। असगर साहब का और बीवी का यही दिल था कि वह अयान को अपना दामाद बनाए। असल गुस्सा तो उसे फरजाना पर आ रहा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अगले ही रोज वो अपने घर से बाहर निकली थी, हाथ में एक चीज छुपाए वो फरजाना के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। उस वक्त उसके साथ कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद जब घर से बाहर निकली तो उसने मौका पाकर उसे बालों से घसीटा और बालों से पकड़कर गर्दन से दबोच कर घर की पिछली तरफ ले जाने लगी। वो चीखती हुई मदद तलब कर रही थी, मगर उसने उससे जोर से दीवार में मारा था और अगले ही पल उसके सीने पर बैठकर कैंची की नोक उसकी गर्दन के पास लेकर गई और थप्पड़ मारकर बोली कि बताओ कि ये सारा किया धरा तुम्हारा था। घबराए हुए पहले तो नफी करने लगी, लेकिन फिर खौफ के मारे कहने लगी कि हाँ, मैं तुमसे जलती थी, तभी ये सब कुछ मैंने किया। लेकिन अब अयान साहब ने मुझे सजा के तौर पर स्कूल से निकाल दिया। गुस्सा और इंतकाम उसकी आंखों में था। उसने अपने नाखून उसकी गर्दन और चेहरे पर मारने शुरू कर दिए। वो कैंची से उसके सारे बाल काट चुकी थी। कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, यही सजा है तुम्हारी। से गंजा करके वहीं छोड़कर जा चुकी थी। अयान तक भी ये खबर पहुंची कुछ रोज बाद ही मारिया की माँ का इंतकाल हो चुका था। अयान और उसकी माँ भी उस वक्त उनके घर में मौजूद थे। अयान की माँ बहन ने उसे बहुत संभाला था। मरने से पहले उसकी माँ भी उसे अयान के रिश्ते की बात कर रही थी। फिर एक बार उन्होंने अयान के लिए मारिया का हाथ मांगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी की खातिर वो हाँ कर चुकी थी। कुछ माह बाद ही वो रुखसत होकर अयान के घर चली गई। अयान ने उसे अपनी बीवी बनाने के बाद हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी थी। वो घुटनों के बल बैठकर उससे कह रहा था कि जो सजा देना चाहो दे सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। भले ही उम्र में मैं बड़ा था, लेकिन मारिया ने उसे कोई खास जवाब नहीं दिया। उसकी बीवी होने के नाते उसके घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाली थी। अय्या ने उसका दाखिला भी कॉलेज में करवा दिया था। वक्त के साथ साथ जख्म भरने लगे। सब कुछ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। सुनी सुनाई बात पर अमल करके उसने अगर मारिया की जिंदगी बर्बाद की थी तो वो आज उससे अपना भी चुका था। जैसे जैसे इस बात की समझ मारिया को आई तो उसने अपना रवैया अयान के साथ ठीक कर लिया और अय्या ने पूरी कोशिश की थी कि उसका शौक और चंचलपन वापिस ला सके और इसमें किसी हद तक कामयाबी हो चुका था। वह हंसती खिलखिलाती शरारती करती मारिया दोबारा से उसे वापस मिल चुकी थी। अब उसके घर में मारिया के कहके थे और वो उनको सुनकर अब खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करता था। दोबारा उसने भूल कर भी कभी मारिया को इन अजियतों से दो चार नहीं किया था जैसे वो स्कूल के खाली रूम में हुई थी। आज भी जब वो मारिया के करीब आता तो मारिया का पूरा वजूद उसकी मोहब्बत से सरशार हो जाया करता था।